खान बिन उस्मान की पैदाइश उस वक्त हुई जब एनातोलिया की सरहदी दुनिया खामोशी से एक बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी थी। ये वो दौर था जब उस्मान गाजी एक उभरती हुई ताकत बन चुके थे, मगर अभी उनकी कायम करदा रियासत को दुनिया ने मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया था। मुअर्रिखीन और खान गाजी की पैदाइश के साल पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं रखते, मगर मोतबर उस्मानी और बाज़ंतीनी मसादिर के मुताबिक उनकी पैदाइश 13वीं सदी के आखिरी अशरे में गालिबन 1281 या 1262 ईस्वी के करीब हुई। और खान ने आंख एक ऐसी दुनिया में खोली जहां उसके वालिद मुसलसल जंग, नज़्म ज़ब्त और रियासती बुनियादें उस्तवार करने में मसरूफ थे। और खान की परवरिश आम कबायली बच्चे की तरह नहीं हुई। वो अगरचे खेमों में पिला बढ़ा, मगर उसकी तरबियत एक आइंदा हुक्मरान के तौर पर हो रही थी। उस्मान गाजी अपने बेटे को सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि मुंतज़िम बनाना चाहते थे, और खान ने बचपन ही से ये देखा कि इक़्तिदार सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलता, बल्कि इंसाफ, नज़्म और वक्त की पहचान इससे कहीं ज्यादा अहम होती है। उसने अपने वालिद को काजी मुकर्रर करते, माले गनीमत मुनसिफाना तकसीम करते और तर्क कबाइल को एक नज़्म में ढालते देखा। और खान को कम उम्री में घर सवारी, तीर अंदाजी और तलवार बाजी सिखाई गई, मगर उसके साथ साथ उसे सुनना भी सिखाया गया। उसे कबायली मजालिस में बिठाया जाता जहां बुजुर्ग अपने तजर्बात बयान करते थे। यही वो माहौल था जिसने और खान के मिजाज में ठहराव पैदा किया। वो जल्द समझ गया कि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब और खान नौजवानी में दाखिल हुआ तो उस वक्त उस्मान गाजी की रियासत अमली तौर पर कायम हो चुकी थी, अगरचे बाज़ाब्ता ऐलान कम ही किया गया था। बोरसा का मुहासरा जारी था, बाज़ंतीनी किले दबाव में थे और उस्मानी ताकत आहिस्ता आहिस्ता सरहदों से आगे बढ़ रही थी। इन्हीं हालात में और खान ने पहली मर्तबा अमली तौर पर फौजी क़यादत संभालनी शुरू की। उस्मान गाजी ने दानिस्ता तौर पर अपने बेटे को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी थी ताकि इक़्तिदार की मुंतक़ली किसी बुहरान के बगैर हो। तारीख के मुताबिक बोरसा का मुहासरा उस्मान गाजी की जिंदगी के आखिरी बरसों में शुरू हुआ, मगर उसकी तकमील और खान के हिस्से में आई। ये मुहासरा कोई चंद माह की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक तवील, सब्र आजमा और मुनज़्ज़म दबाव का नतीजा था। उस्मानी अफ़वाज ने शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बजाय उसके गिर्द घेरा तंग किया, रसद के रास्ते काटे और बाज़ंतीनी कुमक को रोक दिया। ये हिकमत अमली उस्मान और खान दोनों की सियासी बसीरत को जाहिर करती है। उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद इक़्तिदार का इंतकाल निहायत खामोशी और नज़्म के साथ और खान गाजी को हुआ। ये गैर मामूली बात थी, क्योंकि उस दौर में अक्सर रियासतें जानशीनी की लड़ाइयों में बिखर जाया करती थीं। और खान ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले अपने वालिद की पॉलिसियों को जारी रखा। उसने खुद को फातिह के बजाय मुहाफिज के तौर पर पेश किया, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। 1326 ईस्वी में बोरसा बिल आखिर उस्मानी कब्जे में आ गया। ये लम्हा उस्मानी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। बोरसा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल शहरी, तिजारती और इंतजामी मरकज था, और खान गाजी ने उसे उस्मानी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया। ये फैसला इस बात का सबूत था कि अब उस्मानी इक़्तिदार महज सरहदी नहीं रहा, बल्कि बाकायदा रियासती शक्ल इख्तियार कर चुका था। बोरसा की फतह के बाद और खान गाजी ने शहर के साथ वो सलूक नहीं किया जो उस दौर में फातिहीन का आम तरीका था। तारीखी मसादिर के मुताबिक शहरियों को अमान दी गई, मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और इंतज़ामी निज़ाम को बतदरीज उस्मानी उसूलों के मुताबिक ढाला गया। यही वो रवैया था जिसकी वजह से उस्मानी इक़्तिदार को मकामी आबादी की मुज़ाहमत का सामना कम हुआ। और खान गाजी ने बोरसा में क़याम के दौरान रियासती नज़्म को मज़ीद मजबूत किया। यहाँ से उस्मानी सिक्के जारी होने लगे, खुतबा उस्मानी नाम से पढ़ा जाने लगा और बाकायदा रियासती इदारे वजूद में आने लगे। ये सब इक़दामात एक वाज़ेह इशारा थे कि अब एक नई ताकत मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर आ चुकी है। बोरसा की फतह के बाद और खान गाजी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था
कि अगला किला कौन सा फतह किया जाए, बल्कि ये था कि एक नई रियासत को किस तरह मजबूत बुनियादों पर खड़ा रखा जाए। तारीख हमें बताती है कि बहुत सी ताकतें फतूहात के बाद इसलिए ख़त्म हो गईं कि वो नज़्म कायम न कर सके, मगर और ख़ान गाज़ी ने इब्तिदा ही में ये बात समझ ली थी कि अगर अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर हुआ तो बैरूनी फतूहात बेमानी हो जाएंगी। इसी सोच के तहत उन्होंने बुरसा को सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं बनाया, बल्कि एक नमूना शहर की हैसियत दी, जहां से बाकी इलाकों के लिए नज़्म व नस्क की मिसाल कायम की जा सके। और ख़ान गाज़ी ने सबसे पहले इंतज़ामी मामलात को मुनज़्ज़म किया। मुख्तलिफ इलाकों में ज़िम्मेदार मुकर्रर किए गए जो बराह रास्त मरकज़ को जवाबदेह थे। काज़ियों के ज़रिए अदालती निज़ाम मजबूत किया गया ताकि मकामी आबादी को इंसाफ के लिए तलवार के बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े। ये वो तब्दीली थी जिसने उस्मानी इक़्तिदार को महज एक जंगी ताकत के बजाय एक काबिल कबूल रियासत में तब्दील किया। तारीख़ के मुस्तनद मसादिर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि और ख़ान के दौर में इंसाफ की फराहमी ने उस्मानी इलाकों में इस्तेहकाम पैदा किया। इसी दौर में और ख़ान गाज़ी ने फ़ौजी निज़ाम पर भी ख़ास तवज्जो दी। अगरचे उस्मानी अफ़वाज पहले ही मुनज़्ज़म थीं, मगर अब उन्हें एक मुस्तकिल रियासती फ़ौज की शक्ल दी जाने लगी। सिपाहियों की तनख्वाहें, उनके फ़राइज़ और उनकी ज़िम्मेदारियों को वाज़ेह किया गया। ये पहला मौका था जब उस्मानी फ़ौज महज कबायली जंगजुओं का मजमुआ नहीं रही, बल्कि एक बाकायदा इदारे में ढलने लगी। तारीख़ यहाँ ये भी वाज़ेह करती है कि इस मरहले पर फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। और ख़ान गाज़ी के दौर में बाज़ंतीनी सल्तनत मज़ीद कमज़ोर हो चुकी थी। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, माली बुहरान और सियासी इंतशार ने इसे दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया था। और ख़ान गाज़ी ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए कदम ब कदम पेशकदमी की। उन्होंने किसी एक बड़ी जंग के बजाय मुसलसल दबाव की हिकमत अमली अपनाई। छोटे किले, सरहदी बस्तियां और अहम रास्ते उस्मानी कंट्रोल में आते चले गए। ये पेशकदमी आहिस्ता थी मगर मुस्तकिल, और यही इसकी कामयाबी का राज था। कि दहाई के अवाखिर में और ख़ान गाज़ी ने अनातोलिया के शुमाल मगरबी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अज़नक, अज़मित और नकोमीदिया जैसे अहम मराकिज़ बाज़ंतीनी दिफा के लिए कलीदी हैसियत रखते थे, और ख़ान ने बराह रास्त हमले के बजाय पहले इन शहरों को तन्हा किया, उनकी रसद महदूद की और फिर मुनासिब वक्त पर फैसला कुन कार्रवाई की। तारीख़ के मुताबिक ये फतूहात किसी एक दिन का नतीजा नहीं थी, बल्कि बरसों की मंसूबाबंदी और सब्र का हासिल थी। और ख़ान गाज़ी की शख्सियत का एक अहम पहलू उनकी सफारतकारी थी। वो सिर्फ तलवार के ज़रिए बात नहीं करते थे, बल्कि मुआहिदों, शादियों और सियासी ताल्लुकात के ज़रिए भी अपने असर को बढ़ाते थे। इसी पॉलिसी के तहत उनकी शादी बाज़ंतीनी शहज़ादी थियोडोरा से हुई। ये शादी किसी रोमानवी दास्तान का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खालिस सियासी फैसला थी, जिसका मकसद बाज़ंतीनी दरबार के साथ ताल्लुकात को एक ख़ास तवाज़ुन में रखना था। तारीख़ी मसादिर इस बात की तस्दीक़ करते हैं कि इस शादी ने कुछ अरसे के लिए उस्मानी और बाज़ंतीनी ताल्लुकात में कशीदगी को कम किया। और ख़ान गाज़ी की ज़ाती ज़िंदगी सादा थी। वो शान व शौकत के बजाय नज़्म व ज़ब्त को तरजीह देते थे। इनके दरबार में गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज की हौसला अफजाई नहीं की जाती थी। तारीख़ हमें बताती है कि वो अक्सर रियासती उमूर में खुद बराह रास्त दिलचस्पी लेते थे और फैसलों में ताख़ीर को नापसंद करते थे। और ख़ान गाज़ी की औलाद परवान चढ़ रही थी। इनके बेटों में मुराद अव्वल का नाम नुमाया है, जो बाद में उस्मानी तख्त पर बैठे। और ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों को रियासती मामलात से रोशनास कराना शुरू कर दिया था, ताकि इक़्तिदार की मुंतकली एक बार फिर बग़ैर किसी बुहरान के हो। ये तर्ज़ अमल उस्मानी रिवायत का हिस्सा बनता चला गया। और ख़ान गाज़ी के ज़माने में मंगोल ताकत का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अगरचे वो अब भी एक हकीकत थे, मगर उनका बराह रास्त दबाव इस हद तक नहीं रहा था जो उस्मान गाज़ी के दौर में था। और ख़ान ने इस तब्दीली को फ़ौरन महसूस किया और अपनी रियासत को मज़ीद खुद मुख्तार बनाने के इक़दामात तेज़ कर दिए।
ये वो मरला था जहां उस्मानी रियासत एक इलाकाई ताकत के तौर पर पहचानी जाने लगी। और खान गाजी के दौर में जिस चीज ने उस्मानी रियासत को दूसरे तुर्क अमारात से मुमताज किया वो सिर्फ फुतूहात नहीं थी, बल्कि वो इदारा जाती तब्दीलियां थीं जो आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्तकिल सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर रही थीं। उस जमाने में ज्यादातर तुर्क हुक्मरान अब भी कबायली ढांचे के तहत हुकूमत कर रहे थे, जहां ताकत का इन्हिसार सरदार की जाती हैसियत पर होता था। मगर और खान गाजी ने इस तर्ज को बदलना शुरू किया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर रियासत को एक नस्ल से आगे ले जाना है तो उसे अफराद के बजाय इदारों पर कायम करना होगा। इसी सोच के तहत फौजी निज़ाम में मजीद इस्लाहात की गईं। तारीख हमें बताती है कि इस दौर में उस्मानी फौज दो बुनियादी हिस्सों में तकसीम थी। एक वो जंगजू जो कबायली रिवायत के तहत लड़ते थे, और दूसरे वो सिपाही जो रियासती नज़्म के तहत मुनज़्ज़म किए जा रहे थे। यही वो मरहला था जहां बाद में यैनी चरी कहलाने वाले निज़ाम की बुनियाद पड़ी। अगरचे इस दौर में वो अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद नहीं था, मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि और खान गाजी के ज़माने में एक मुस्तकिल, तनख्वाहदार और रियासत के वफादार लश्कर का तसव्वुर पहली बार अमली शक्ल इख्तियार करने लगा। और खान गाजी ने फौज को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि नज़्म बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल किया। नए फतह शुदा इलाकों में उस्मानी दस्ते सिर्फ किलों में नहीं बैठते थे, बल्कि सड़कों, मंडियों और देहात में अमन कायम रखने की जिम्मेदारी भी निभाते थे। इससे मकामी आबादी में ये तासुर पैदा हुआ कि उस्मानी इक़्तिदार सिर्फ फातिह नहीं बल्कि मुहाफिज भी है। यही तासुर उस्मानी तौसी के लिए सबसे मजबूत बुनियाद साबित हुआ। इसी दौरान बाज़ंतीनी रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई। दाखिली साजिशें, तख्त के दावेदारों की लड़ाइयाँ और माली बदहाली ने इसकी कमर तोड़ दी थी। और खान गाजी ने इन हालात को निहायत बारीक बीनी से देखा और फैसला किया कि अब फैसला कुन कदम उठाने का वक्त आ चुका है। इस मरहले पर उन्होंने नेकिया और नकुमेदिया जैसे अहम शहरों पर तवज्जो मरकूज की, जो बाज़ंतीनी दिफाई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। नेकिया का मुहासरा एक तवील और पेचीदा अमल था। ये शहर मजबूत फसीलों, झील के करीब होने और बाज़ंतीनी तारीख में अपनी मजहबी अहमियत की वजह से खास हैसियत रखता था। और खान गाजी ने यहाँ भी जल्दबाजी से काम नहीं लिया। उन्होंने शहर को मुकम्मल तौर पर तन्हा किया, उसके तिजारती रास्ते काटे और बाज़ंतीनी कुमक को रोका। बिलाखिर 1331 ईस्वी में नेकिया उस्मानी कब्जे में आ गया। ये फतह न सिर्फ अस्करी लिहाज से बल्कि अलामती तौर पर भी इंतहाई अहम थी, क्योंकि ये बाज़ंतीनी ताकत के ज़वाल की वाज़ेह निशानी थी। नेकिया के बाद नुकुमेदिया की बारी आई, जो बहरा मरमरा के करीब एक अहम तिजारती और फौजी मरकज था। इस शहर की फतह ने उस्मानी रियासत को समंदरी रास्तों तक रसाई दी और इनातोलिया में बाज़ंतीनी मौजूदगी को तकरीबन ख़त्म कर दिया। तारीख के मुताबिक ये फतूहात किसी एक लम्हे का नतीजा नहीं थीं, बल्कि बरसों की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हासिल थीं, जिसमें ताकत, सब्र और सियासत तीनों शामिल थे। और खान गाजी के दौर में उस्मानी रियासत ने पहली मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर कदम रखने की संजीदा तैयारी शुरू की। अगरचे इस मरहले पर मुकम्मल उबूर हासिल नहीं हुआ था, मगर बाज़ंतीनी खाना जंगियों में मुदाखलत और सिफारती इत्तेहादों के जरिए उस्मानी असर बहरा मरमरा के पार महसूस किया जाने लगा। ये वो पेश खैमा था जिसने आने वाली दहाइयों में बल्कान की फतूहात की राह हमवार की। और खान गाजी की हुक्मरानी में मजहबी और समाजी इदारों को भी फरोग मिला। मदारिस, मसाजिद और खानकाहों की सरपरस्ती की गई। ये इदारे सिर्फ इबादत के मराकिज नहीं थे, बल्कि तालीम, समाजी हम आहंगी और रियासती वफादारी को मजबूत करने का जरिया भी थे। तारीख के मुताबिक
और खान गाजी ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इसे समाजी इस्तेहकाम के लिए इख्तियार किया, जो इस दौर में एक मुतवाज़िन रवैया समझा जाता है। ये तमाम इक़दामात मिलकर उस्मानी रियासत को एक नई सतह पर ले जा रहे थे। अब ये रियासत महज सरहदी ताकत नहीं रही थी, और खान गाजी की पॉलिसी का सबसे नुमाया पहलू ये था कि वो सिर्फ मैदान जंग के फैसलों पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि हर फतह के बाद उसके असरात को मुस्तकिल बनाने की फिक्र करते थे। नेकिया और नकुमैदिया की फतूहात के बाद उस्मानी रियासत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इस ताकत को किस सिमत में इस्तेमाल किया जाए। एनातोलिया में बाज़ंतीनी इक़्तिदार तकरीबन ख़त्म हो चुका था, मगर असल तारीख़ी मोड़ उस वक्त आया जब निगाहें बहराए मरमरा के पार यूरोप की तरफ उठने लगी। इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत अंदरूनी खलफिशार का शिकार थी। तख्त के लिए खाना जंगियाँ, इमरा की बगावतें और बैरूनी ताकतों से इमदाद की दरखास्तें एक मामूल बन चुकी थीं। इन्हीं हालात में बाज़ंतीनी दावेदारों ने और खान गाजी से मदद तलब की। ये वो मौका था जहां उस्मानी सियासत ने सिर्फ तलवार नहीं बल्कि तदब्बुर से काम लिया, और खान गाजी ने बराह रास्त कब्जे के बजाय पहले सिफारती और अस्करी ताउन का रास्ता अपनाया, जिसके नतीजे में उस्मानियों को यूरोपी मामलात में मदाखलत का जवाज़ मिल गया। तारीख के मुताबिक इसी मरहले पर और खान गाजी की एक सियासी शादी भी अमल में आई, जिसने उस्मानी रियासत को बाज़ंतीनी दरबार के करीब कर दिया। इस ताल्लुक का मकसद सिर्फ रिश्तेदारी नहीं था, बल्कि बहराए मरमरा के पार मुस्तकिल मौजूदगी के दरवाजे खोलना था। ये वो हिकमत अमली थी जिसके जरिए उस्मानियों ने बगैर फौरी बड़ी जंग के यूरोप में कदम जमाना शुरू किया, और खान गाजी के अहद में गलीपूली का वाकया एक अहम मोड़ साबित हुआ। कुदरती आफत के नतीजे में बाज़ंतीनी दिफा कमजोर हुआ, और उस्मानी अफवाज ने इस मौके से फायदा उठाकर वहां कदम जमा लिया। ये उस्मानी तारीख का पहला मुस्तकिल यूरोपी कदम था। अगरचे इस वक्त किसी वसी यूरोपी सल्तनत का ऐलान नहीं हुआ, मगर तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यही लम्हा बाद की अजीम फतूहात की बुनियाद बना। इसी दौरान रियासती नज़्म मज़ीद मजबूत होता गया। पहली मर्तबा उस्मानी सिक्का बाकायदा तौर पर जारी हुआ और खुतबा उस्मानी हुक्मरान के नाम पर पढ़ा जाने लगा, जो खुद मुख्तारी की अलामत समझा जाता है। अदालतें मुनज़्ज़म हुईं, काजी मुकर्रर किए गए, और शरीयत के साथ साथ उर्फ़ी क़वानीन को भी रियासती नज़्म का हिस्सा बनाया गया। ये सब इक़दामात इस बात का सबूत थे कि और खान गाजी महज फातिह नहीं बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान थे, और खान गाजी की ज़ाती ज़िंदगी भी तारीख़ का हिस्सा है। उनकी शादियों और औलाद का जिक्र मुस्तनद ज़राए में महफूज है। उनके बेटों में सुलेमान पाशा, मुराद और दीगर शहजादे शामिल थे, जिनकी तरबियत अस्करी और इंतज़ामी दोनों पहलुओं से की गई। ख़ास तौर पर सुलेमान पाशा को यूरोपी महाज पर जिम्मेदारियां दी गईं, जिन्होंने अपने वालिद की पॉलिसियों को अमली जामा पहनाया। ताहम तारीख ये भी बताती है कि सुलेमान पाशा की क़िबल वक्त वफ़ात और खान गाजी के लिए एक बड़ा सदमा था, और खान गाजी के इक़्तिदार के आखिरी बरस दरअसल इस तवील जिद्दोजहद का मंतकी नतीजा थे जो उन्होंने अपनी जवानी से शुरू की थी। अब उस्मानी रियासत एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां उसकी बका किसी एक शख्स की ज़ात पर मुनहसर नहीं रही थी, बल्कि इदारे, कवानीन और तरबियत याफ्ता क़यादत उसकी असल ताकत बन चुके थे। यही वो मकाम था जहां और खान गाजी ने अपने बाद के ज़माने के लिए सोचना शुरू किया और जानशीनी के मामले को महज ख़ानदानी रिवायत के बजाय रियासती मफाद के साथ जोड़ दिया। इन बरसों में और खान गाजी अमली मैदान से बतदरीज पीछे हटने लगे थे। उम्र, बीमारी और मुसलसल जिद्दोजहद ने उनकी जिस्मानी क़ुव्वत को मुतासिर किया था, मगर उनकी फ़िक्री गिरफ्त बदस्तूर मजबूत थी। वो अहम फैसलों में शरीक रहते, मगर अमली क़यादत अपने बेटों और काबिल इमरा के हवाले कर चुके थे। इसी दौर में मुराद को ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गईं और उसे फ़ौजी व इंतज़ामी उमूर में बराह रास्त शरीक किया गया। तारीख़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मुराद की तरबियत महज जंगी नहीं थी, बल्कि उसे रियासत चलाने के उसूल भी सिखाए गए।
تاکہ اقتدار کی منتقلی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اور خان غازی کے آخری دور میں یورپی محاذ پر عثمانی موجودگی مضبوط ہو چکی تھی۔ گلی پولی کے بعد بلقان میں عثمانی اثر ایک حقیقت بن چکا تھا اور بازنطینی سلطنت اب دفاعی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ اور خان غازی کی اس پالیسی کا نتیجہ تھا جس میں انہوں نے جلد بازی کے بجائے مستقل قدم جمانے کو ترجیح دی۔ وہ جانتے تھے کہ عارضی فتوحات تاریخ میں دیرپا نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے ہر پیش رفت کو ایک منظم نظام کے ساتھ جوڑا۔ اور خان غازی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کی دیانت اور سادگی تھی۔ انہوں نے نہ محلات کی دوڑ لگائی اور نہ ہی ذاتی جاہ و جلال کو ترجیح دی۔ ان کا زیادہ تر وقت یا تو ریاستی مشاورت میں گزرتا یا عبادت اور خاموش تفکر میں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے وقت عثمانی ریاست میں کوئی بڑا خلفشار پیدا نہیں ہوا، کیونکہ نظام پہلے ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا۔ عیسوی میں اور خان غازی کا انتقال ہوا۔ تاریخ کے مطابق ان کی وفات قدرتی اسباب کے تحت ہوئی اور انہیں بورسا میں اپنے والد عثمان غازی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ محض ایک شخص کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ تاہم یہ اختتام کسی زوال کی علامت نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کے آغاز کی تمہید تھا، کیونکہ اب عثمانی ریاست ایک ایسے وارث کے حوالے ہو رہی تھی جو ایک منظم سلطنت کو مزید وسعت دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔